और उसमें सत्य मिश्रा आप सभी का टेस्टी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों टारगेट है 8 फरवरी को क्रैक करना। ईवीएस के यहाँ पे हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे पूछा गया है कि पोचमपल्ली का नाम है पहला कि विशेष रंगों से बनाए गए लोक कला चित्र, रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियां, बारीक बिल्कुल बकरियों की एक प्रजाति जिसमें महीन ऊन का उपयोग साल बनाने के लिए किया जाता है, प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रृंखला। तो पोचमपल्ली का नाम किस पे रखा गया? बिल्कुल यार, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली साड़ियां आंध्र प्रदेश की एक प्रकार की रेशम और सूत साड़ियां हैं। बिल्कुल रंगाई के पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न वाली साड़ियां हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला या आदिवासी उत्सव कौन सा है? कुंभ मेला, शमक्का शरालंबा यात्रा, खारची महोत्सव या गंगा जी मेला। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, शमक्का शरालंबा यात्रा मेला। ठीक है, बिल्कुल यात्रा भारतीय राज्य तेलंगाना में जो है मनाया जाने वाला एक हिंदू आदिवासी देवता उत्सव है। चलिए आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है? जरदोजी है, तोड़ा है, फुलकारी है या कांथा है। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि प्रयोग करना मूल्यांकन के संकेतों में से एक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका? पहला, रचनात्मक लेखन, प्रदर्शन करना, व्यवहारिक गतिविधि या चित्र पढ़ना। तो इसका राइट जवाब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यवहारिक गतिविधि। अगर हम बात करें तो हस्तपरक गतिविधियों से छात्रों की मानसिक क्षमता जो है बढ़ती है और वे अपने अनुभव और पर्यावरण के आधार पर जो है उन चीजों को सीखते हैं। वे अन्य छात्रों के साथ चर्चा, जांच, निर्माण करना और खोज करना जो है बिल्कुल खोज करते समय चीजों को जो है सीखते हैं। जैसे ही छात्र उन विषयों से परिचित हो जाते हैं जो वे सीख रहे हैं, वे निर्णय लेना शुरू करते हैं और कम शिक्षक सहायता की आवश्यकता जो है उनको होती है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है किया जाता है? पहला, एक उपग्रह का, एक रॉकेट का, एक हवाई जहाज का, एक उल्का पिंड का। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? एक रॉकेट। अगर बात करें तो रॉकेट विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक वाहन है जिसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो है वो किया जाता है। तो रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने के उद्देश्य से जो है इसको निर्मित किया गया। बिल्कुल वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए आवश्यक प्रणोदक और शक्ति जो है वो प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने और यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 5 के छात्रों को यात्रा विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए 4 भावी शिक्षकों को कहा गया था। उनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतियों में से एक पर केंद्रित था। पहला है कि स्पष्टीकरण के साथ यात्रा के विभिन्न तरीकों को दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग करना, यात्रा के विभिन्न तरीकों को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करना, छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों की तस्वीरें एकत्र करने के लिए और स्क्रैप बुक जो है तैयार करने के लिए कहना, छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने स्वयं के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। तो भैया बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। जब यात्रा के स्वयं के अनुभवों को साझा करने के लिए उससे कहा जाएगा तो बच्चा खुद जो है वहां पर चीजों में सक्रिय होकर चीजों में जुड़ेगा। और बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि लोग गांवों से शहरों और कस्बों की ओर जो है स्थानांतरित होते हैं। कारण क्या होता है? कि बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए, बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो भी अगर बात करें तो लोग जो हैं गांव से शहरों की ओर या कस्बों की ओर जो है स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बेहतर रोजगार के अवसर और शैक्षणिक सुविधाएं जो है उनको मिल जाए। इसके लिए लोग जो हैं गांवों से शहरों और कस्बों की ओर जो है वो स्थानांतरित हो रहे हैं। चलेंगे आगे
और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। पहला कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो वर्तमान में भारत में जो है भैया अगर बात करें तो 28 राज्य हैं और यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश 8। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से जो हैं वो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पांडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि किस स्थिति में छात्र पर्यावरण शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से जो है सीख सकते हैं। कक्षाओं में उत्कृष्ट शिक्षण से, पर्यावरणविदों से बातचीत करके, उन्हें प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के प्रति जागृत करके, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो जीव पर्यावरण सभी कारकों के बीच अंतः संबंधों का वर्णन जो है करता है और जो पृथ्वी पर जीवन को जो है प्रभावित करते हैं, जिसमें वायुमंडलीय स्थिति, खाद्य श्रृंखला, जल चक्र आदि जो है वो शामिल होते हैं। यह हमारी पृथ्वी और इसकी दैनिक गतिविधियों के बारे में एक बुनियादी विज्ञान है और इसलिए विज्ञान सभी के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चा जब है उन्हें जो है बिल्कुल शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से सीख सकते हैं जब उन्हें जो है प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रति क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम क्या है? रानीखेत है, ऊटी है, ऋषिकेश है या गैंगटॉक? तो विश्व की योग राजधानी की बात करें तो ऋषिकेश काल्पनिक विश्व की योग राजधानी थी, जिसे इस व्यापक रूप से लोकप्रिय अभ्यास का जो है जन्म स्थान माना जाता है, जिसे मन और शरीर दोनों को लाभ पहुंचाने वाला जो है कहा जाता है। ऋषिकेश एक शांतिपूर्ण मंदिर शहर है जहां निर्मल गंगा नदी जो है बहती है और आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु जो है बनाने के लिए कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षक का शैक्षणिक उद्देश्य जो है वो नहीं है? पहला, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और पुनर्रूपांतरण के प्रति संकल्पनाओं को समझना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना। तो भैया यह उद्देश्य बिल्कुल बात करें छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों को पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण की संकल्पना देना और कूड़े से बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी की व्यवस्था करना, सभी भी क्या है? शैक्षणिक उद्देश्य। ठीक है, बिल्कुल कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य जो है वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से जो है बचाता है। तो कारवां या कैरेवेन जो है डैश पर एक घर होता है, पहियों पर, नाव पर, बर्फ पर या रेल की पटरियों पर। तो कारवां की बात करें तो कारवां मोबाइल गतिविधि घर है और उन्हें पहियों पर घर के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोग करना, खोज करना, जांच करना और प्रश्न पूछना ईवीएस के सक्रिय शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। एक शिक्षक हमें जो है क्या खाना चाहिए कि अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आयोजित करता है? पहला, ऐसे सभी खाद्य पदार्थों के चित्र जो है श्यामपट्ट पर बनाएं, विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दें और प्रत्येक खाद्य पदार्थों के आवश्यक घटकों का उल्लेख करें, विद्यार्थियों से सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए कहें और इस विषय पर एक वीडियो दिखाएं। तो पर्यावरण अध्ययन में सक्रिय अधिगम जो है छात्रों को प्रयोग करना, अन्वेषण करना और जांच करना, प्रश्न पूछने जैसे व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से जोड़ने पर जो है जोर देता है। तो ये तरीके सीखने की प्रक्रिया में सीधे शिक्षार्थियों को शामिल करके जिज्ञासा और गहरी समझ को जो है प्रोत्साहित करते हैं। तो हमें कौन सा भोजन जो है खाना चाहिए के बारे में शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी जो है
एकत्र करने के लिए कहना सक्रिय अधिगम में उन्हें शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व जो है कहा जाता है, क्योंकि पहला, इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। इनकी कमी या अभाव से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन का अर्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन एक कार्बनिक या गैर प्रोटीन पदार्थ होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के स्वास्थ्य कामकाज के लिए आवश्यक यौगिक होते हैं। बिल्कुल अगर बात करें तो इनकी बिल्कुल मात्रा की बात करें तो मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में जो है वो होती है। इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। वहीं खनिज की अगर हम बात करते हैं तो खनिज की कमी आहार खनिजों की कमी से है। सूक्ष्म पोषक तत्वों को किसी जीव के उचित स्वास्थ्य के लिए जो है वो आवश्यक होती है। बिल्कुल विटामिन और खनिजों को सूक्ष्म पोषक तत्व जो है कहा जाता है, क्योंकि वे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए कम मात्रा में इनकी आवश्यकता जो है वो होती है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग तथा प्रदर्शन का उपयोग डैश के लिए जो है किया जा सकता है। पहला, बच्चों को स्वयं सीखने में सक्षम बनाने और उनके अवलोकन कौशल को तेज करने के लिए। जो बड़ी कक्षा में किया जा सकता है उनका पालन करने के लिए। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को संग्रहित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित बनाए रखने के लिए और छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो एक शिक्षण विधि की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को स्वयं सीखने में सक्षम बनाने और अवलोकन कौशल को जो है वो तेज करने के लिए इसका राइट जवाब यही होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई। वहां कई पेड़ पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, पेड़ एवं पौधों के नाम, पेड़ एवं पौधों की वैज्ञानिक विशेषताएं, पेड़ एवं पौधों के औषधि नाम, पर्यावरणीय स्थितियां जिनमें पेड़ और पौधे जो है वो उगते हैं। तो तीसरी कक्षा के छात्रों के साथ गुल के बगीचे के दौरे के ईवीएस चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त की बात करें तो पर्यावरण परिस्थितियां होंगी जिनमें पेड़ और पौधे जो हैं वो उगते होंगे। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो पर्यावरण स्थितियां जिसमें पेड़ और पौधे उगते हैं यह पर्यावरण अध्ययन के मूल सिद्धांतों के साथ पूरी तरीके से जो है मेल खाता है, जिसमें छात्रों को चीजों, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को समझने में जो है वो मदद मिलती है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे यहाँ पे देखेंगे कि दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि जो है नहीं ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? पहला, कि बच्चों को मैदान में खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। उन्हें अपने सिर को डेस्क पर रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धि आधारित श्रव्य एवं दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग करेंगे। विषय को तुरंत बदल देंगे। तो बिल्कुल भैया, आप किसी भी तरीके से बच्चों को पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए आपको कई प्रकार के दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री ही क्यों ना उपयोग करना पड़े। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुबुद्धि आधारित श्रव्य एवं दृश्य सहायक उपकरणों का उपयोग जो है वो करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता था, यह किस प्रक्रिया के द्वारा जो है किया जा सकता है? पहला, थ्रेसिंग, छानने, कटाई या हाथ से चुनना। तो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि केचुए को किसान का मित्र जो है माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारण का चयन जो है कीजिए। पहला, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को जो है बचाते हैं। तीसरा, केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। चौथा दिया गया, खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है वो आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला बिल्कुल सही है कि केचुआ जो है मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है, बिल्कुल सही है। तीसरा कि केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाते हैं, भी सही है। चौथा कि खुदाई से मिट्टी में हवा और पानी जो है वो आसानी से मिल जाता है, ये भी सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे
कि पके हुए चावल को किस कारण से रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक संरक्षित जो है किया जा सकता है। पहला, कि निम्न तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, निम्न तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। भोजन में नमी की मात्रा निम्न तापमान पर कम हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो कि रोगाणुओं को मारते हैं। तो भैया अगर बात करें तो निम्न तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, मरते नहीं है बल्कि सिर्फ क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण जो है भोजन या चावल जो है अधिक समय तक संरक्षित जो है वो रहता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि नेफेंथीस या घड़पड़ी एक ऐसा पौधा है जो कि मेढकों, कीड़ों, यहाँ तक कि चूहों को फंसाकर खा जाता है। यह हमारे देश में यह पौधा जो है कहाँ पाया जाता है। पहला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या उड़ीसा में। तो हमारे देश में यह पौधा जो है वो मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी जो है पाया जाता है। नेफेंथीस की या घड़पड़ी पौधे की बात करें तो एक घड़े के आकार का ये पौधा होता है। इसकी बनावट घड़े जैसी होती है और मुंह जो है इसके पत्ती से जो है ढका होता है। इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो कि कीड़े मकोड़ों, मेढक या चूहों को अपनी ओर आकर्षित जो है करती है और वे उसमें जो है फंस जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एनसीईआरटी या ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए है क्योंकि पहला, छात्रों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरणों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में निर्णय के कौशल को विकसित करना, छात्रों को रेलवे के बारे में अवगत करवाना, वास्तविक अनुभव के द्वारा संचार और अवलोकन कौशलों का जो है वो विकास करना। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना शामिल करके छात्रों को टिकट पर मौजूद विवरणों को अवलोकन करने और परीक्षण करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करना, और यह अवलोकन उनके अवलोकन कौशल के विकास को बढ़ावा देता है क्योंकि वे टिकट पर प्रदर्शित विभिन्न छोटे तत्वों और सूचनाओं पर जो है वो ध्यान देते हैं। बिल्कुल, छात्र सीख सकते हैं कि टिकट पर दी गई सूचना की व्याख्या कैसे की जाए, जैसे कि रेल का विवरण हुआ, यात्रा की तारीख हुई, यात्रा की जानकारी हुई और अन्य प्रासंगिक आंकड़ों को समझना। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को जो है दर्शाती है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। पहला, जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, वनवासी समुदाय और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध को, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को जो है बदलती है, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं यहाँ पे, तो ईवीएस शिक्षण के छात्रों को एक अंतर विषय दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यावरण के बारे में शिक्षित करना जो है शामिल होता है। ईवीएस शिक्षण का लक्ष्य होता है कि छात्रों को प्राकृतिक दुनिया, मानव पर्यावरण संपर्क और स्थिरता के महत्व को जो है उनको समझाया जाए। तो 5वीं कक्षा की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में सूर्यमणि पर आधारित अध्याय को शामिल करके प्रासंगिक तरीके से प्रमुख पहलुओं को जो है संबोधित करता है। पहला क्या है कि वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध के बारे में। बिल्कुल, सूर्यमणि सहित आदिवासी समुदाय अपने वन पर्यावरण पर कैसे जो है निर्भर होते हैं और उनके साथ घनिष्ठ रूप से बातचीत जो है वो करते हैं। दूसरा है यहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा, बिल्कुल लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है। बिल्कुल, शिक्षा विशेष रूप से लड़कियों के लिए और उनके जीवन और समुदाय को कैसे जो है प्रभावित करती है, ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और वहीं अगर बात करें तो जनजातियां आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, जिनका उपयोग जनजातियां करती हैं और उनके दैनिक जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए उनका जो है क्या महत्व है। इसका राइट जवाब यहाँ पे बी, सी और डी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे टूटता तारा होता है, तारा होता है, धूम्रकेतु होता है, उल्का होता है, क्षुब्ध ग्रह होता है। तो टूटता हुआ तारा की बात करें तो एक टूटता तारा कुछ नहीं बल्कि एक उल्का होता है। क्या होता है, उल्का होती हैं। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो आग पकड़ लेती हैं, और उनकी बनावट की बात करें तो बिल्कुल वे जो है हथौड़े जैसा जो है वो दिखाई देते हैं। उल्का केवल एक क्षुब्ध ग्रह है जो पृथ्वी पर उतरने का प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा वाष्पीकृत जो है वो हो जाता है।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, तो सबसे उपयुक्त कारण क्या है? पहला, ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। बी है कि यह समग्र समझ विकसित करने में सहायता करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में सहायता करता है। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत दृष्टिकोण विभिन्न विषयों और विषयों को मिलाकर पर्यावरणीय अवधारणाओं की व्यापक समझ बनाने में शामिल है। और पर्यावरण स्तर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करना बिल्कुल लाभदायक होता है, क्योंकि यह ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ और पर्यावरण शिक्षा से। बिल्कुल जैसे विभिन्न विषयों से मुद्दों को प्राप्त करता है, और एकीकृत दृष्टिकोण छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंधों का पता लगाने की अनुमति देता है, जिससे मुद्दों की अधिक व्यापक समझ उनमें बनती है। वहीं दूसरा जो दिया गया यहाँ पे कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। विभिन्न विषयों को एकीकृत करके छात्रों को एक अच्छी तरह से गोल दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि उनके सीखने के विभिन्न पहलू एक दूसरे से किस प्रकार से वो जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो कि मिश्र धातुओं से बना है। पहला, पीतल, कांस्य, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस्पात, इस्पात, पीतल, टिन, इस्पात, पीतल, कांस्य। तो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, इस्पात, पीतल और कांस्य। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? पहला, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों में सिर्फ गणितात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों को विशेषज्ञ प्राप्त अध्ययन के लिए तैयार करना। तो बिल्कुल पर्यावरण शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को पर्यावरणीय मुद्दों पर उनको जागरूक करना। बिल्कुल बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने का तरीका सिखाना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को विशेष रूप से लोगों और कलाकृतियों सहित प्राकृतिक वातावरण के बारे में विकसित करना, और पर्यावरणीय मुद्दों पर उनको जागरूक करना। बिल्कुल प्रक्रिया कौशलों का विकास, जैसे अवलोकन करना, समूह बनाना, संचार करना और पढ़ना। उनके अनुभवों और जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में से अमूर्त की बजाय अवलोकन और चित्रण के आधार पर एक समझ उसमें विकसित करना, ये मेन उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा घटना से संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। तो राइट जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पहला, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है, अधिक ऊंचाई पर खून या रक्त गाढ़ा हो जाता है। तो भैया उच्च ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव काफी कम हो जाता है, और उसका परिणाम होता है कि रक्त वाहिकाओं के अंदर का दबाव बाहर के वायुमंडलीय दबाव की तुलना में अधिक हो जाता है, और यही कारण होता है कि नाक से खून बहने का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए क्यों किया था? पहला, उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, उन्हें रुख बनाकर घर्षण को बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो बिल्कुल अगर इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब होगा कि कीड़ों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों के लेपन के लिए वो किया जाता है।